से उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा के जो कठिन सवाल आते हैं और बहुत जरूरी हैं वो हम करेंगे। देखो टाइम तो ज़्यादा पेपर में अब नहीं बचा है, तो जितनी ज़्यादा तैयारी हो उतनी ज़्यादा करिए। और ये सारे सवाल आप पेपर में जाने से पहले एक बार देखकर जरूर जाइएगा, नहीं तो पेपर में आपसे काफ़ी गलती हो सकती है और सवाल छूट सकते हैं। क्योंकि बच्चे यही वो पार्ट है जो आपका सिलेक्शन दिलवाता है। सारे पार्ट आप लोग बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन ज़्यादातर जो गलती है वो आपकी मैथ के ही पार्ट में होती है। तो हम इसको समझेंगे बहुत ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, हर उस बच्चे तक पहुंचे जिसको जरूरत है। हमारा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, जिसमें सभी अंक आपके भिन्न है। हर एक अंक आपका कैसा है, अलग अलग है। देखो बच्चों, जब हमें अलग अलग अंक की बात की जाए तो हमारे अंक जो है वो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 और ऐसे करते करते 9 तक हमारे अंक जाते हैं। ये हमारे टोटल अंक होते हैं। अगर मुझे अलग अलग अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, कैसी बनानी है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमें 3 अंकों की बनानी है। तो हमें इन अंकों को घटते हुए क्रम में लिखना होगा और वो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसने कहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 8 7 3 अंकों की सबसे बड़ी जो अलग अलग अंकों से बनेगी वो होगी 987। और अगर हमसे कहेगा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, तो छोटी संख्या के लिए हम अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, लेकिन जीरो को कभी शुरू में नहीं लिखते। जीरो को हमेशा शुरू से सेकंड प्लेस में लिखते हैं। तो छोटी संख्या होगी 102। और हमसे कहा इनका अंतर ज्ञात कीजिए। हम इसको माइनस करेंगे। 7 - 2 5, 8 में से 0 गया 8 और 9 में से 1 गया 8, तो इनका अंतर होगा 885। अगर ये हमसे कहता कि सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की बनाओ, किसकी बनाओ, 4 अंकों की, तो आप 4 अंकों की बनाते 9 8 7 6, तो ये 4 अंकों की, यानी कि अंकों को जब हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो हमारे उतने ही अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाती है। और अगर छोटी संख्या कहता तो हम लिखते 1 0 2 3। जीरो हमेशा सेकंड नंबर पे रखेंगे, क्योंकि बच्चे अगर आप जीरो को पहले रख देते हो, मान लीजिए मैंने जीरो रखा है यहाँ पे, 0 1 2 लिखा, तो बच्चे 3 अंकों की संख्या नहीं मानी जाएगी, ये 2 अंकों की संख्या मानी जाएगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे जो हमारा जीरो अगर सबसे शुरू में हम जीरो रखते हैं तो जीरो नंबरों में काउंट नहीं होता, इसलिए। क्लियर हो गया पहला सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर और 1/3 भाग किराए पर और बचा हुआ शेष जो है वो 600 रुपये अन्य मदों पर खर्च करता है, उसकी कुल आय क्या है। तो आप मानोगे यहाँ पे कि भाई माना उसकी जो कुल आय है ये आय रुपये x है। तो अगर उसकी कुल आय x है, भोजन पर खर्च, अब हम देखते हैं भोजन पर खर्च, और यहाँ पर भोजन पर खर्च करता है वो अपनी आय का 1/4 भाग, यानी कि भोजन पे हो जाएगा उसका x/4 रुपये। फिर उसने कहा 1/3 भाग किराए पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे किराए, किराए पर भाग, किराए पर खर्च करेगा कितना, 1/3, तो किराए पर खर्च हो जाएगा इसका x/3 भाग। और शेष कितना है धन, शेष धन है इसका 600 रुपये, यानी कि इतना खर्च करने के बाद भी 600 रुपये उस पर बचते हैं जो और चीज़ों पर खर्च करता है। अब पर्सन के अनुसार अगर हम इस घटना को लिखेंगे तो ये घटना पर्सन के अनुसार कुछ ऐसी बनेगी कि टोटल धन उस पर x था, x में से x/4 उसने भोजन पर खर्च किया और उसमें से x/3 उसने किराए पर खर्च किया और बचा हुआ फिर क्या है 600, यानी कि टोटल में से दोनों खर्चों को हमने माइनस किया तो ये बराबर हमारा 600 के आ जाएगा। इसको हल करेंगे, इसके नीचे रखेंगे 1 4 3 का लासा लेंगे, 1 4 3 का लासा आएगा हमारा 12। अब इसको जब हम हल करेंगे यहाँ से तो 1 के नीचे 1 है, 1 के पहाड़े में 12 12 बार आता है, तो 12 एकम 12x हो जाएगा, माइनस इस 4 के पहाड़े में जो हमारा एलसीएम 12 है वो 3 बार आएगा 3x, और 3 के पहाड़े में 12 4 बार आएगा 4x बराबर हमारा 600। यहाँ से हल करेंगे, 12 में से 3 गए आपका 9 और 9 में से 4 गए 5, तो ये बचेगा 5x/12 इज इक्वल टू 600। सो x बराबर आपका 600 मल्टीप्लाई बाय 12, जो यहाँ पर बटे में नीचे होता है इक्वल टू से इधर वो ऊपर जाता है, और बटे में जो ऊपर होता है वो इक्वल टू से इधर नीचे आता है। अब इसको कट करेंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 0, तो आपका हो गया 120 गुणा 12, 12 गुणा 12 144 और 0, तो उसका जो टोटल धन था वो 1440 रुपये था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर।
पेपर में आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। या तो मैंने कहा था कुल धन कितना है, तो ये बता दिया। हो सकता है पेपर में आपसे पूछ ले कि भोजन पर कितना खर्च किया, तो 1440 को 4 से भाग कर देंगे भोजन। या हो सकता है पूछ ले किराए पर कितना खर्च किया, तो किराए का भी पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, पर हमें सवाल ऐसे ही करना है, जो टोटल धन होगा ऐसी कंडीशन में उसको एक्स मानेंगे, जितना जितना भाग है खर्चे का उसको कर लेंगे, माइनस करेंगे, जो बचा उसके बराबर उसको रख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक बस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि बस की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उतनी ही दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो बताओ बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। तो हम लिखेंगे, हमें दूरी नहीं पता है दूरी कितनी थी, तो हम लिखेंगे माना दूरी बराबर x है। मैं इसको आपका शॉर्ट मेथड ही बता दूंगा और ये भी समझ लो। माना दूरी बराबर x है, तो समय बराबर क्या होता है बच्चे, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो हमने मान लिया दूरी x है। पहले चाल कितनी थी, पहले जो चाल थी हमारी, जिसको हम स्पीड 1 बोल सकते हैं, ये चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना समय लगा, उस समय को मैं t1 कहता हूं, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो 60 की स्पीड से जो समय लगा वो है दूरी हमारी x है, और चाल है हमारी 60। उसके बाद दूरी को 20 क्या कर दी गई, कम कर दी गई। तो नई दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा तय करने पर नई दूरी मेरे सामने आ गई। नई दूरी को मैं s2 बोल सकता हूं, और दूरी नई चाल, दूरी नहीं, नई चाल मेरी समझ में आ गई। और नई चाल जो हमारी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई थी। तो नई चाल जिसको s2 कहूंगा, क्या कहूंगा, s2, ये होता है, पहली चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें से 20 हमने माइनस किया, तो अब जो नई चाल रह गई वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। अब नई चाल के अनुसार जो समय लगा वो मेरा t2 होगा, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी हमारी x है और चाल आ गई है 40। उसने कहा था कि दूसरी बार जब हमने चाल को कम किया तो 1 घंटा अधिक लगा, यानी कि जब हमारी चाल कम हुई तो समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि जो t2 समय है वो ज़्यादा है किससे, t1 समय से। और कितना ज़्यादा है, ये 1 घंटा ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको हल करेंगे। t2 हमारा कितना आया, x बटे 40 माइनस t1 समय कितना था, x बटे 60, और बराबर लिखेंगे 1 घंटा। 40 और 60 कैल्शियम ले लेंगे जो कि 120 होता है, बराबर 40 थी 120, 3x, 60 दूनी 120, 2x बराबर में 1। 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, आपका बचेगा x बटे में 120, और बराबर आपका 1। x बराबर, इसकी तिरछी गुणा करेंगे, 120 की 1 से करेंगे तो x बराबर 120 आपका किलोमीटर उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपको कैसा लगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जब पेपर टफ आता है तो इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन सब बच्चे करके जाते हैं, लेकिन जैसे ही टफ आएगा वैसे ही वहां पे फंस जाते हैं बेचारे। अगला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इसको भी। एक दुकानदार एक वस्तु को 800 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि 650 में बेचे तो कितने प्रतिशत हानि होगी। वैसे तो इस बार हमारा लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का सिलेबस में से क्या सवाल हट गया है, लेकिन मैं तब भी ये करा रहा हूँ कि अगर गलती से आ जाए तो आपको कैसे करना है। वैसे जहाँ तक चांस है ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन आ गया तो भी कैसे करना है वो समझ लो। एक दुकानदार ने 800 रुपये में सामान बेचा, ये सेलिंग प्राइस है इसका 800 रुपये, और यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो आपका 20% का प्रॉफिट है। तो हम पहले पता करेंगे वस्तु कितने की थी, कॉस्ट प्राइस क्या है, और क्रय मूल्य बराबर होता है आपका 100 प्लस लाभ प्रतिशत और गुणा में विक्रय मूल्य। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत है 20, तो 120 हो जाएगा, और बेची थी वस्तु 800 की, तो इंटू में 800। यहाँ से हल करेंगे, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो ये हो गया आपका 40 पंजे 200। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गया हमारा 200 बटे 3, 200 बटे 3 क्रय मूल्य हो गया। अब उसने कहा यदि उस वस्तु को 650 में बेचे तो कितनी हानि होगी। तो अब यहाँ पे हम हानि निकाल लेते हैं। हानि बराबर होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, एसपी सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हमारा कितना है 200 बटे में कितना हो गया 3,
40 पंजे 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया था, हमने कट 2 पंजे 10 और यहाँ से हम 2 छिक 12 किया, 2 चौक 8 और इसके पीछे एक 0 और भी है, तो यानी कि 2000/3 है। कितना है? 2000/3 माइनस सेलिंग प्राइस है 650। हल करेंगे इसको, 2000 डिवाइड बाय 3 पंजे, एलसीएम ले लो, 3 0 0, 3 पंजे 15 और 3 छक 18 और 1 19, 1950 डिवाइड बाय 3। 2000 में से 1950 माइनस करेंगे तो हमारा जो लॉस हुआ ये हो गया 50/3 रुपीज। अब हमें बताना लॉस प्रतिशत। लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है? लॉस जो हानि हुई बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो लॉस हो गया हमारा 50/3 और क्रय मूल्य है हमारा 2000/3 और इंटू में 100। इसको हल करा, 3 से 3 कट गया तो बचा हमारा 2 0 से 2 0 कट गई, इस 0 से ये वाली 0 भी कैंसिल हो गई, तो बचा 5/2% जो कि होता है 2.5%। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये वो सवाल है जो टफ होते हैं और अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक वर्गाकार खेत का परिमाप है 40 मीटर। खेत को 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराया जाए तो कुल लागत कितनी होगी? देखो बच्चे, यहाँ पे हमें प्रति वर्ग मीटर दे रखा है, यानी कि मुझे खेत का एरिया पता करना पड़ेगा और खेत है वर्गाकार और वर्गाकार का एरिया होता है साइड गुना साइड। जब भी कोई हमारा वर्गाकार खेत होता है तो उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उसका क्षेत्रफल होता है साइड की साइड से गुणा करने पर। अब मुझे खेत का क्या दिया है? परिमाप दिया है। क्या दिया है? खेत का परिमाप। परिमाप कितना है? 400 मीटर। तो परिमाप दिया है तो मैं इससे खेत की भुजा निकाल सकता हूं। भुजा यानी कि आपकी साइड एस, और भुजा बराबर होता है परिमाप बटे में 4। नोट कर लेना फॉर्मूला। परिमाप है 400, 4 से भाग करेंगे तो भुजा हो जाएगी हमारे पास 100 मीटर। अब इसकी साइड हो गई 100 मीटर। अब हमें बताना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा, यानी कि 100 × 100। 100 की 100 से गुणा करेंगे, आएगा आपका 10,000। तो उत्तर आया हमारा 10,000 वर्ग मीटर। ये हमारा क्षेत्रफल आया। हमें बतानी है कीमत कितनी होगी। तो इसको समतल करने की कुल कीमत, समतल करने की कुल कीमत, तो कुल कीमत जो है हमारी वो हो जाएगी, टोटल क्षेत्रफल कितना है? 10,000, यानी कि 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है और उसमें गुणा करेंगे 150 की, तो फाइनली 1 5 1 2 3 4 और एक ये वाला 0 5, तो फाइनली उत्तर हो जाएगा हमारा 1,50,000। यानी कि 1 5 के आगे आपकी 2 2 4 5 0, 2 2 4 2 2 4 और 1 5, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 लाख रुपए। क्लियर बच्चों? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि कितने समय में, समय पूछा गया, क्या पूछा गया? कितने समय में 500 रुपए की धनराशि जो कि मूलधन है उस पर 4% दर हो गई 4 दर से साधारण ब्याज 100 रुपए हो जाएगा। तो बच्चे समय बराबर होता है हमारा साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन और गुणा में आपका दर। साधारण ब्याज है 100 इंटू में आपका 100 डिवाइड बाय मूलधन है 500 और दर है हमारे पास 4%। हल करेंगे 100 पंजे 500, 5 दूनी 10 0 20 और 4 पंजे 20, तो फाइनली आपका उत्तर आ जाएगा 5 साल। कितना आएगा? 5 साल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ये सरलीकरण से है। इसमें कहा इसका मान बताओ क्या है। तो सरलीकरण में क्या करते हैं? पहले ब्रैकेट हल करते हैं। तो 25 को 5 से भाग करेंगे, 5 5 25 गुणा, फिर 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 और प्लस में 3। ब्रैकेट हल करने के बाद यहाँ पर 2 निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, एक गुणा का एक प्लस का। तो पहले प्लस करें कि गुणा? तो ध्यान रखना बोर्ड मास को, अगर भाग है पहले भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो भाग तो उसमें नहीं है, तो पहले हम करेंगे गुणा। 5 8 40, कहीं भी प्लस और गुणा हो तो गुणा पहले करना है। प्लस में 3, 40 और 3 आपका 43। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कभी भी आपके 4 साइन इकट्ठे हैं तो हमेशा पहले भाग का करना है नंबर 1 पे, उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़ना और फिर उसके बाद घटाना है। और उससे भी पहले अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को हल करना है। अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 8। दो संख्याओं का एलसीएम 180 है और एचसीएफ 6 है। एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो अगर बच्चे आपको पूछी गई है दूसरी संख्या, क्या पूछी गई है? दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ। ध्यान रखना, एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे में दी गई संख्या। मान लो वो संख्या ए है,
तो एलसीएम है हमारा 180, एचसीएफ है 6 और एक संख्या हमारी 30। हल करेंगे 6 पंजे 30, 5 तिया 15 और 5 छंग 30। तो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी 36। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया दशमलव में मान क्या होगा। देखो बच्चों, जब हम दशमलव को हल करते हैं, जैसे पहला हमारा 12.5, इसमें प्लस करना है 3.75। तो जब हम प्लस करेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव होनी चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे 3.7 और 5 को इधर लिखेंगे। पहले प्लस है तो प्लस कर लो, यहाँ पे कुछ नहीं, इसकी जगह 0, 5 7 5 12, 3 2 5 और 1 6 1, तो 16.25। अब इसमें से माइनस करो 0.25, तो माइनस करेंगे 0.25। बस प्लस माइनस करने का रूल ये है कि दशमलव के नीचे दशमलव होनी चाहिए। 25 में से 25 गया 0, 16, तो उत्तर आया आपका 16.0। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका अनुपात और समानुपात से। यहाँ पर ए अनुपात बी है 2:3 और बी और सी है 4:5, तो ए सी का मान ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, ए अनुपात बी रखना है और बी अनुपात सी, लेकिन ध्यान रहे बी के नीचे बी रखना है। ए अनुपात बी है आपका 2:3 और बी और सी है आपका 4:5, लेकिन बी के नीचे बी को रखना है। अब टोटल करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा इज इक्वल टू में। अब कैसे करना है वो समझो, इस 2 की गुणा करनी है 4 से, 4 दूनी 8, फिर 4 की गुणा 3 से, 4 तिया 12 और फिर 3 की गुणा 5 से, 3 पंजे 15। तो फाइनली आपका जो ए अनुपात बी अनुपात सी आएगा 8:12:15। लेकिन इसने कहा है ए सी बताओ, सिर्फ क्या बताओ, ए सी। अब ए और सी, ए कितना है हमारा 8 और सी है हमारा 15, तो उत्तर आ जाएगा 8:15। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कभी भी आप पेपर में ये गलती मत करना कि आपसे ए सी पूछा है तो आप ए यहाँ से उठाकर 2 लिख दो और सी यहाँ से उठाकर आप 5 लिख दो, तो आपका गलत हो जाएगा। पहले हमेशा ए बी सी निकालना है। जैसे मैंने बताया बी के नीचे बी रखा, बी के नीचे बी, ए की बी से करेंगे ऐसे तिरछी गुणा, तो वो हमारा ए आ जाएगा। फिर इसके आपस में करेंगे बी की, वो बी आ जाएगा, और फिर बी की सी से करेंगे वो आपका सी आ जाएगा। क्लियर बच्चे? अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको ये कठिन वाली क्लास कैसी लगी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और देखो यहाँ पर आपका कोई फीस नहीं जा रही है, कोई पैसा नहीं जा रहा है, बस आपको मेहनत करनी है और अपना सिलेक्शन लेकर आना है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे क्लास कैसी लगी। समय बहुत कम है, जितनी ज़्यादा मेहनत करो उतना अच्छा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।